हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि अरस्तु ने क्रांति से संबंधित कौन कौन से विचार समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उनके विचारों के विषय में जानते हैं। स्टूडेंट, अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। यानी वे क्रांति को किस रूप में मानते हैं कि किसी भी शासन प्रणाली या संविधान में जो परिवर्तन होता है उसको वो क्रांति मानते हैं। उदाहरण के रूप में कुलीन तंत्र का गुट तंत्र में परिवर्तन होना एक क्रांति है। यह उन्होंने उदाहरण के रूप में समझाया है। यदि हम बात करें कि अरस्तु के अनुसार क्रांति के मूल कारण क्या हैं, कि क्यों क्रांति होती है, क्रांति के मूल कारण क्या हैं, तो पहले कारण में उन्होंने बताया कि जब गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा उद्दीप्त होती है उस समय क्या होता है, क्रांति का एक उद्भव होता है। उनका कहना था कि जब गरीब वर्ग में ये आकांक्षा होती है कि हमें भी समानता चाहिए, हमें भी समान एक मतलब एक सम्मान चाहिए, एक समानता चाहिए समाज में, तो उस समय वह समान होने की आकांक्षा के चलते क्रांति का उद्भव करते हैं। ठीक है। दूसरा उनका कारण था कि धनी वर्गों द्वारा विषमता को बनाए रखना भी क्रांति का एक मूल कारण है, क्योंकि धनी वर्ग क्या करता है कि वह कभी ये नहीं चाहता कि धनी वर्ग और निर्धन वर्ग समान हो। वह हमेशा ये चाहता है कि धनी वर्ग और निर्धन वर्ग में विषमता बनी रहे ताकि वह उनका पूरा शोषण कर सके। तीसरे कारण में यदि बात करें तो तीसरे कारण में अरस्तु ने कहा कि शासकों की धृष्टता और धन की लालसा भी क्रांति का एक मूल कारण है, जिसमें शासक क्या करते हैं, धृष्टता और धन की लालसा होती है, उनको वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। तो ऐसे में जनता क्या करती है कि उनके विरोध में उठ खड़ी होती है और क्रांति की शुरुआत कर देती है। तो यह भी क्रांति का एक मूल कारण है। चौथा कारण उन्होंने बताया कि अयोग्य का सम्मान व योग्य का अपमान जब किया जाता है तब भी क्रांति जो है उद्दीप्त होती है, क्योंकि जब एक अयोग्य व्यक्ति को एक सम्मानित पद पर बैठा दिया जाता है जिसमें कि वह पूर्ण रूप से उसके पद के योग्य नहीं होता और एक योग्य व्यक्ति का अपमान किया जाता है, तब भी क्रांति उठ खड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट। पांचवें मूल कारण में उन्होंने बात करी कि जब शासन करने वाले व्यक्ति का अयोग्य होता है, जब शासन करने वाला व्यक्ति अयोग्य होता है, वो पूर्ण रूप से शासन करने के योग्य नहीं होता, तो ऐसे समय में भी उसके विरोध में जनता के द्वारा क्रांति उठ खड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही उन्होंने बात की कि जब धनी वर्ग का जनता को घृणा से देखना और उनके साथ घृणा पूर्वक मतलब व्यवहार करना भी क्रांति का एक मूल कारण है, क्योंकि जब धनी वर्ग जनता का शोषण करता है, जनता से घृणा करता है, तो ऐसा व्यवहार जनता को नागवार गुजरता है और ऐसे में वह क्रांति के जो एक क्रांति की भावना उनके मन में उठ खड़ी होती है और वह उसको क्रांति का एक रूप दे देते हैं। समाज में धनी वर्ग व निर्धन वर्ग में असंतुलन का भी एक बहुत बड़ा कारण है क्रांति का, क्योंकि समाज में धनी वर्ग के पास बहुत ज़्यादा धन होता है और निर्धन वर्ग के पास इतना धन होता ही नहीं कि वह अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो ऐसे में असंतुलन बन जाता है और ऐसे असंतुलन में जो निर्धन वर्ग होता है वो धनी वर्ग के विरोध में क्रांति की मशाल को जला देता है और ऐसे में क्रांति जो है उठ खड़ी होती है। आठवें कारण में उन्होंने बात की कि राज्य के किसी अंग को जब ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाता है तो वह क्या करता है, वह शोषण करने लगता है, वह जनता के हित में कार्य न करके उनका शोषण करने लगता है, क्योंकि वह कुछ मुट्ठी भर धनी वर्ग के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है और वह जनता का शोषण करने लगता है। तो राज्य को चाहिए कि वह अपने सभी अंगों को शक्तिशाली उसी रूप में बनाए जितने में जरूरत हो, ज्यादा शक्तिशाली किसी भी अंग को ना बनाए, और जनता की सुरक्षा उनका प्रमुख जो है कार्य होना चाहिए, प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो कार्य होना चाहिए, जनता की सुरक्षा और जनता के साथ अच्छा व्यवहार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, ये उन्होंने अरस्तु के अनुसार क्रांति के मूल कारण थे और ये उन्होंने क्रांति के मूल अरस्तु के अनुसार कुछ विशेष शासन प्रणालियों में भी विशेष कारण रहे हैं जो क्रांति के उद्भव में सहायक रहे हैं। जिसमें यदि बात की जाए तो जब प्रजातंत्र शासन प्रणाली होती है तो उसमें किस प्रकार क्रांति
मतलब क्रांति का मूल कारण क्या होता है प्रजातंत्र प्रणाली में? जब जनता का शोषण हो रहा होता है तो जनता उस समय क्या होती है, उस समय जो शासक वर्ग होता है उसके खिलाफ उठ खड़ी होती है और क्रांति छेड़ देती है। इसी तरीके से यदि धनिक तंत्र प्रशासन प्रणाली की बात की जाए तो शासन तंत्र के आपसी झगड़े व गुटबंदी से क्रांति उठ खड़ी होती है। यहाँ पर यदि कुलीन तंत्र शासन प्रणाली की बात की जाए तो शासन करने वाले व्यक्ति को की सीमित संख्या, जब सीमित संख्या होती है तो उसमें क्या होता है, वो अपने हित के लिए कहेगा, वो अपने हित के लिए, तो वहाँ भी जो क्रांति है वो उजागर हो जाती है। ऐसे ही यदि निरंकुश तंत्र की बात की जाए तो समूची शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने के लिए एक होड़ लगी रहती है कि नहीं मुझे ये सारी शक्ति चाहिए, मुझे ये सारी शक्ति चाहिए। तो ऐसे में भी क्रांति उठ खड़ी होती है क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरोध में जो है बोलने लगता है। राजतंत्र की यदि बात की जाए, राजतंत्र शासन प्रणाली में तो शासक वर्गों का आपसी मतभेद क्रांति को उजागर करने में सहायक होता है, क्योंकि शासक वर्ग में आपसी मतभेद इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह अपने शासन के लिए या अपने हित के लिए वो दूसरे का विरोध करना शुरू कर देते हैं। उसमें चाहे जनता का उनका कितना भी विनाश हो, लेकिन वो उनको केवल अपने हित से ही मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अरस्तु ने क्रांति को रोकने के कुछ उपाय भी बताए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति को रोकने के जो उन्होंने उपाय बताए उसमें उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग का शासन होना चाहिए, ना तो शासन जो है उच्च वर्ग का होना चाहिए ना निम्न वर्ग का होना चाहिए, मध्यम वर्ग का शासन होना चाहिए ताकि वे दोनों के हितों में सामंजस्य करके और उनके लिए कार्य कर सके। साथ ही साथ शासक का जनता से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति में सद्गुण का विकास हो। इसके साथ साथ एक व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति ना रख सके, क्योंकि जब आवश्यकता से अधिक संपत्ति की लालसा होती है तो वहाँ पर क्या होता है, शोषण ज़्यादा होने लगता है और ऐसे में क्रांति उठ खड़ी होनी स्वाभाविक है। क्रांति का सदैव मूल कारण होता है समाज में फैली विषमता को दूर कर समानता की आकांक्षा करना। इसलिए यदि आप चाहते हो कि क्रांति उत्पन्न ना हो तो कभी भी समाज में विषमता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और समाज में विषमता उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण जो वो मानते हैं, वे मानते हैं एक व्यक्ति का अधिक से अधिक आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखना। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब आवश्यकता से अधिक किसी के भी पास संपत्ति होगी तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और अपने प्रभाव को वो दूसरे पर फिर उसको क्या करता है कि उसको शोषण का रूप देता है। इसलिए क्रांति को रोकने के उपाय अरस्तु ने कुछ इस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो स्टूडेंट आज हमने क्रांति के विषय में बात की कि अरस्तु ने क्रांति के संबंध में कौन कौन से विचार दिए, कौन कौन से मूल कारण दिए, विभिन्न शासन प्रणालियों में समाज के सामने रखी। तो आज का जो ये टॉपिक है अरस्तु की क्रांति संबंधी विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से जानिएगा। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।